आनंद कराया है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है और हमें उस आपके द्वारा भी बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं एक अच्छे या नए टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो आज अभी अभी का जो मौसम है, उस मौसम के अकॉर्डिंग हमारे लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए हमें जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज उसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आज से मौसम चल रहा है जी, गर्मी का मौसम आ चुका है, आप सभी लोग के घर में मतलब एसी कूलर चालू हो चुके हैं। तो ये जो समस्या है ना? तो यह जो समस्या है और आज का हमारा जो टॉपिक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जैसे मैं मतलब हेडिंग में डाल के रखा हूँ कि डिहाइड्रेशन के कारण और बचाव, है ना? तो हम लोग जो कूलर, एसी आज के समय में जो हम लोग कूलर और एसी में जो गर्मी के मौसम में हम लोग जो रहते हैं, वो इसी के बचाव के लिए ही हम लोग करते हैं। डिहाइड्रेशन कहीं हमें ना हो जाए या जो अभी जो तापमान चल रहा है हमारे एरिया में, जो तापमान चल रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें, उसके लिए हम लोग कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। तो डिहाइड्रेशन या मान के चलिए निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया है, वो उसके कारण क्यों होते हैं अधिकतर, है ना? ऐसे क्या कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें अब हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन इस समस्या से जूझना पड़ता है। खासकर देखे होंगे आप कि अ, अभी जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद में लू की जो हवाएं हैं वो चलने लगेंगी। तो लू की हवाएं भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है हमारे डिहाइड्रेशन के कारण ही, है ना? तो ये सारी चीजों को हम समझते हैं कि डिहाइड्रेशन से ऐसे क्या कारण होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए या हमें बचाव के उपाय करने चाहिए। तो जैसे बहुत ज्यादा जब पसीना आ जाता है आपके शरीर में, आप देखे होंगे ना कि जैसे ठंड का मौसम होता है तो हम पसीना उतना आता नहीं है, लेकिन हम खाना खाने ही बैठ जाएं अगर, थोड़ा सा गर्म भोजन अगर ले लें, तो इस मौसम में अधिकतर हमको पसीना ज्यादा आने लगता है ना? तो इसका भी कारण है ना? दूसरा बहुत ज्यादा आपको मतलब पेशाब हो जाता है, मान के चलिए बाथरूम हो जाता है या यूरिन हो जाता है, तो उसके वजह से भी कई कई बार डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, क्योंकि बार बार यूरिन के थ्रू भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे बाहर होते रहते हैं। उसके बाद में हमें कई बार अभी इस मौसम में देखे होंगे कि अभी उल्टी और दस्त की जो समस्या है वो काफी बढ़ जाती है, डायरिया की समस्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और निर्जलीकरण की समस्या आपके शरीर में होती है। उसके बाद आपके शरीर में पर्याप्त पानी का ना जाना, है ना? पर्याप्त पानी का ना जाना अर्थात आपका सही तरीके से पानी ना पी पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का। तो अगर हम सही तरीके से पानी का सेवन करें या गर्मी के मौसम में हम हाइड्रेट रहने के उपाय के बारे में सोचे, तो हम डिहाइड्रेशन की जो समस्या भी, हम जो गर्मी में जो डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझते हैं, उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारे कारणों को हम देखते हैं कि जिसके वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसके कारण सामान्य से जो बीमारी होती है, जो जिसे हम सामान्य से बीमारी कहते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। लेकिन यह जो समस्या है, यह जो बीमारी है, अगर मान के चलिए डिहाइड्रेशन की समस्या थोड़ी बहुत है तो वो तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन अगर वह जो समस्या है वो अगर अधिक बढ़ गई, मान के चलिए मतलब किसी को डिहाइड्रेशन होते होते उसको लू जैसी स्थिति बन गई। अभी हमने जैसे बात कर रहे थे गर्मी के मौसम में लू का प्रकोप बढ़ जाता है, तो लू जैसी समस्या अगर बढ़ गई उसको, या लू के कंडीशन में वह चला गया, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी और एक सामान्य सी डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें कारणों को समझना चाहिए कि हम क्या कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम इस कंडीशन में आते हैं। तो जैसे मैंने लगा के रखा है उसमें आप देख रहे हैं कि कम पानी पीना,
है ना। तो कम पानी पीना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है हमारे शरीर में, खासकर इस गर्मी के मौसम में, है ना। तो पानी अगर हम बहुत कम मात्रा में पी रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे शरीर में पसीने बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। तो जितने हम पानी कम पीते जाएंगे, पानी में जो मौजूद तत्व हैं वो भी हमारे कम होते जाएंगे, और हमारे शरीर में भी जो पहले से मौजूद जो तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो भी कम होते जाते हैं। और पसीने के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर हो जाती है ना। तो शरीर से जब हमारे इन इन मिनरल्स का जो बाहर होने की जो प्रक्रिया होती रहती है, तो हमारे सेल्स को भी क्या होता है, उसको काम करने के लिए इस सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो हम जब पानी नहीं पीते हैं या इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, पानी नहीं पीना या इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ध्यान नहीं देना, या फिर हम मिनरल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, तब भी हमें यह परेशानी होने लगती है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है पानी नहीं पीना। उसके बाद में ज्यादा पसीना आना। अब ज्यादा पसीना आना और कम पानी पीना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि आपको कम पसीने आ रहे हैं, है ना, या ज्यादा पसीना आ रहा है और पानी आप कम पी रहे हैं, तब भी क्या होगा कि पसीने के थ्रू आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाएगा, और उसके बजाय आप पानी कम पीते जा रहे हैं, तब भी आपके शरीर में पानी की कमी और मिनरल्स की कमी, है ना, जो 5 प्रकार के मिनरल्स की हम बात करते हैं, उसकी कमी होती जाएगी, है ना। तो जिसके वजह से क्या होगा कि आपका शरीर फिर से डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद दस्त या उल्टी हो जाती है, हमें डायरिया हो जाती है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर से पर्याप्त मिनरल्स नहीं बच पाते, या पूरे मिनरल्स हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसके वजह से भी हमें डिहाइड्रेट की समस्या से जूझना पड़ता है। उसके बाद में आप समझिए कि अगर आप इन सब चीजों की लापरवाही कर रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं, है ना, ज्यादा पसीना आ रहा है और उसके बावजूद आप पानी कम पी रहे हैं, मौसम बहुत गर्म हुआ पड़ा है और आप पानी कम पी रहे हैं, तो आपको उस इस कंडीशन के बाद आपको तेज बुखार वाली जो कंडीशन है वो आने वाली है। और तेज बुखार वाली जो समस्या होती है वह डिहाइड्रेशन का एकदम लास्ट स्टेज मान के चलिए। मान के चलिए कि डिहाइड्रेशन आपको आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे आपको कंट्रोल करने के लिए आपको फिर मेडिसिन या डॉक्टरी सलाह की ओर जाना होगा। इससे को आप घर में ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको इस कंडीशन में नहीं जाना है और पानी की पर्याप्त मात्रा लेने की उपाय की ओर जाना है। अब बात आ गई, जैसे हमें गर्मी के मौसम में कई लोग सलाह देते हैं या सलाह मिलते रहता है कि धूप में नहीं रहना या बिना वजह के धूप में नहीं जाना। तो बिना वजह के हम धूप में रहते हैं या बहुत ज्यादा धूप वाले जो जगहों पे रहते हैं, तब भी हमारे शरीर में पसीने के थ्रू मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट सब बाहर हो जाते हैं, जिसके वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो होने लगती है। तो ये प्रमुख कारण है जो जिससे हमको अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे कम पानी पीने के बारे में भी हमें सोचना है कि हमें पानी कम नहीं पीना है, हमें ज्यादा पीना है ना। पसीना ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें भी हमें फोकस करना है कि ज्यादा पसीना आ रहा है तो हमें ज्यादा मिनरल्स वाली चीजें अपने आहार में लेने की आवश्यकता है या पानी पीने की आवश्यकता है। या उल्टी या दस्त या बुखार जैसी जो समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वह बढ़ रही है, इसीलिए हमें ये दस्त या बुखार या डायरिया जैसी स्थिति बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को अगर हम समझें और इससे हम इन चीजों को ध्यान में रखें, तो हम डिहाइड्रेशन के जो होने वाले कारणों हैं उससे बच सकते हैं। अब जैसे कि ये तो हो गया कारण, उसके बाद में ये सब समस्या आखिर होती क्यों है ना। हमारे शरीर में ये सब समस्या होने के कारण क्या होते हैं, तो इसका मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर के हर एक अंगों को चलाने के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है ना। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे हर एक अंग में, मतलब मान के चलिए जैसे हमारे पृथ्वी में 71% पानी है और 29% पे भूभाग है। वैसे ही हमारे शरीर में भी 71% पानी की हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं हो पाती है तब हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है ना। तो हमारे शरीर में जो मान के चलिए 71% जो पानी है, 70% जो पानी होता है,
जब वह 40 से 20% वाली जो कंडीशन में आ जाती है, तब हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि आपका शरीर डिहाइड्रेट हो चुका है ना। और इसका संकेत कैसे होता है कि हमें ये जो हमने जो कारण बताए, हमारे पसीना बहुत ज्यादा निकल जाना, है ना, जिसके कारण हमारे कई सारे अंग है, जैसे ब्रेन है, हमारे ब्रेन को चलाने के लिए 70% पानी की आवश्यकता होती है। ब्लड को ठीक से काम करने के लिए 83% पानी की आवश्यकता होती है। हार्ट को ठीक से पंप करने के लिए 79% पानी की आवश्यकता होती है। हड्डी को सही तरीके से उसमें कैल्शियम की जो एक्टिविटी है वो चलाने के लिए उसको 22% पानी की आवश्यकता होती है। हमारे जो मसल्स हैं, हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, उसको 75% पानी की आवश्यकता होती है उसको काम करने के लिए। लीवर में 85% पानी लीवर को काम करने के लिए चाहिए होता है। किडनी को भी चाहिए रहता है 83% पानी, मतलब किडनी को काम करने के लिए। तो इन सब चीजों को काम करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, वह कहीं ना कहीं ये डिहाइड्रेशन और निर्जलीकरण की वजह से इनको बाधित करती है। तो इनको जब बाधित करती है तो हमारे शरीर में कई सारे परेशानियां इसके वजह से होने लगती है। तो आपको उसके लक्षणों पे आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हमें डिहाइड्रेशन की समस्या से हम जूझ रहे हैं या हमें जूझने वाले हैं, ऐसा हमें लगता है। तो हमें प्यास लग सकती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हमारा यूरिन डार्क हो जाता है, हमारा स्किन सूखा सूखा हो जाता है, हमें पसीना कम आने लगता है ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये जो कारण होते हैं ये डिहाइड्रेशन के ही कारण होते हैं। और आपके शरीर में अगर 2% भी पानी का अगर लॉस हो जाता है, आपके बॉडी वेट का 2% भी अगर लॉस होता है, तो आप मान के चलिए कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। अगर आपके शरीर में 4% आपके कुल वजन के पानी का 4% कमी आ जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, जैसे कि आपका बीपी लो हो जाना या बढ़ जाना, है ना, इस तरह की समस्याएं, चक्कर आना, इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन क्या हो अगर आपके शरीर के कुल वजन के 7% पानी की कमी हो जाए, तो इस तरह की अगर समस्या होगी तो आप बहुत बड़े समस्या में पड़ जाएंगे, या डिहाइड्रेशन की वजह से आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ेंगे, जिसके वजह से आपके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। ऑर्गन्स अर्थात आपके किडनी, लीवर जैसे जो ऑर्गन जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अब वो डैमेज क्यों होंगे? जैसे कि मैंने अभी बताया कि पानी चलाने के लिए उनको इतने इतने परसेंट की पानी की आवश्यकता होती है, तो ये ऑर्गन डैमेज की ओर भी जा सकता है। तो सोचिए डिहाइड्रेशन की समस्या कितनी बड़ी भयावह रूप ले सकती है ना। और 10% अगर आपके बॉडी वेट का पानी कम हो गया तो आप मान के चलिए कि मृत्यु भी तक स्टेज में पहुंचा जा सकता है, मतलब इतना गंभीर स्थिति बना सकता है। तो आपको इन सब चीजों को समझना होगा। और अभी गर्मी का मौसम जो चल रहा है उसमें आपके शरीर को हाइड्रेट रखने की ओर जाना होगा। अब हाइड्रेट रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें हो सके तो जितना भी गर्मी के मौसम में धूप वाली जगहों से बचने की आवश्यकता है, जितना जरूरी है उतना हम धूप वाली जगहों से जाएं, है ना। और हम जब भी बाहर निकले धूप में तो हम छाता लेके निकल सकते हैं। उसके बाद हम पर्याप्त पानी हमको पीना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमको जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी पानी हमको लेनी ही लेनी है। साथ में हम नींबू पानी की जैसे बात करते हैं, या इलेक्ट्रोल पाउडर की बात करते हैं, तो ऐसी चीजों को भी हमें सेवन करते रहना चाहिए। हमें कपड़े हल्के पहनने चाहिए, है ना। अभी इस मौसम में हमें हल्के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, और ताजे फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे ताजे फल मतलब फलों के रस का उपयोग करना चाहिए। हमारे शरीर में इन सबको लेने का कारण यही है कि हमारे शरीर में जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, उसकी हमें पूर्ति करते रहना है। अगर उसके हम पूर्ति की ओर ध्यान देते रहेंगे, या हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की भरपूर मात्रा में पूर्ति होते रहेगी, तो हम डिहाइड्रेट हमारा शरीर होगा ही नहीं, या निर्जलीकरण की समस्या हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने बचाव के लिए इन सब चीजों को प्रतिदिन करना है। जल ही जीवन है, यह जल जीवन है, ये बहुत ही किसी ने सार्थक रूप से कहा है, इसको आप जरूर ध्यान दें। जल का जो सेवन है या पानी का जो सेवन है, उसको जैसे इसमें 8 से 10 गिलास लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने वजन के हिसाब से आपको कैलकुलेट
कर लेना है। प्रति 20 किलो में 1 लीटर पानी का जो कैलकुलेशन है उसको आप करके आपको प्रतिदिन पानी पर्याप्त मात्रा में पीते ही रहना है ना? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपने शरीर को पानी देनी ही देनी है। आपको पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को हाइड्रेट रखना ही है ना? और हाइड्रेट रखने के लिए आप आज के जो मौसम में जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं जो केमिकल्स से भरा ना हो, है ना? केमिकल से भरा ना हो ऐसे चीजों का उपयोग करें। जैसे फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं वो बहुत मात्रा में मतलब केमिकल से दूर होते हैं, या नींबू का रस का हम जो बात कर रहे हैं, ऐसे चीजों का हमें उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए और लू की जो समस्या है उससे बचना चाहिए, है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिहाइड्रेशन के कारण और बचाव के जो टॉपिक्स हैं, आपको समझ आया होगा। अगर मान के चलिए कि नहीं समझ आया होगा तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कि और आगे आगे क्या कर सकते हैं मतलब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो